न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। चर्चा में एक ऐसा प्रोग्राम है जब मैं किसी व्यक्तित्व से, किसी चर्चित हस्ती से आपकी मुलाकात करवाता हूं। आज जब मैंने पोस्ट डाली कि गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश जी से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, तो लोगों का जो मैसेज मेरे पास में आए हैं, लोगों का जो फीडबैक मेरे पास आया है, वो काबिल तारीफ है। और बिल्कुल आप लोग भी जानना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे कि आखिर हमारे स्थानीय विधायक क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ उनका विज़न है और वो क्या कुछ क्षेत्र के लिए आगे सोच रखते हैं और करना चाहते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाएं, क्योंकि आपके तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है और बिल्कुल साफ गोई से और स्पष्टवादिता के साथ में उन सवालों का जवाब मिलने वाला है। शेयर करते चलें और स्टार वो ज़रूर दें आप। चलिए खबरों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। उससे पहले मैं राजस्थान लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में बता देता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए आज डेलीगेट्स की पहली बैठक सीएम गहलोत ने आयोजित करवाई और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर के जब उन्होंने हाथ खड़े करवाए समर्थन में, तो सभी लोगों ने तीन बार, वहां जितने भी नेता थे उन्होंने इस बात को लेकर के हाथ खड़े किए हैं कि हाँ, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी को बनाया जाना चाहिए तो वो काबिलियत राहुल गांधी में है। तो क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी कांग्रेस की फिर से ताजपोशी हो सकती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? तो बिल्कुल इसको लेकर के आज एक खबर है। इसके अलावा देश भर में चर्चित उदयपुर का जो कन्हैयालाल हत्याकांड था उसको लेकर के भी आज खबर आई है कि एनआईए की टीम जो है आज सुबह 5 बजे उस इलाके में वापस पहुंची है। दोनों जो आरोपी हैं उनको लेकर के और वहां ट्रायल किया गया है, वहां उनसे पूछताछ की गई है और उनको हो सकता है कि उस फैक्ट्री में भी एनआईए ले जाने का प्रयास करे जिस फैक्ट्री में उन्होंने वीडियो बनाया था। तो एनआईए अपना काम कर रही है और कन्हैयालाल के पुत्र जो हैं उन्होंने चप्पल पहनना बिल्कुल छोड़ दिया कि जब तक आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलती, इंसाफ नहीं मिलता, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। जेईएन भर्ती परीक्षा का परिणाम आज जारी हो चुका है और मैं आपको बताऊं 1092 पदों पर यह भर्ती होनी थी और 18 और 20 मई को यह एग्जाम आयोजित की गई थी राजस्थान भर में। और सीएम गहलोत कल प्रदेश में 512 इंदिरा रसोइयों का और शिलान्यास उद्घाटन शुभारंभ कल करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं अब तक प्रदेश भर में 358 इंदिरा रसोई चल रही थी। अब इनकी संख्या बढ़ा करके इसी बजट वर्ष में घोषणा की थी सरकार ने और उसी को अमली जामा पहनाने के लिए कल से इसकी शुरुआत हो रही है। सीएम गहलोत इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और अब पूरे राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर के 870 हो जाएगी, यानी 8 रुपए में लोगों को मिलेगा भरपेट खाना। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं जो प्रदेश लेवल की खबरें थी, ये मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं हमारे क्षेत्र के उन व्यक्ति से जिनसे आप और हम लोग मिलना चाह रहे थे। आप लोगों की भी बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर उनसे मुलाकात हमारी आप करवाएं ताकि क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन पर बातचीत हो सके। जेन्युइन जो मुद्दों की अगर हम बात करें, क्षेत्र में 2 मुद्दे इस समय बड़े प्रबलता के साथ हैं। पहला मुद्दा तो है पाचना का। 16 साल हो गए सर, पाचना की नहरें सूखी पड़ी हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर के और विधायक रामकेश मीणा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जब जब उनको मौका मिला। हाई कोर्ट में इसको लेकर के पीआईएल दायर की और अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ ये जो मुद्दा है वो अब भी सॉल्व होने का बिल्कुल करीब है और उम्मीद ये करते हैं आगामी फसल से पहले पहले हमारे क्षेत्र को पाचना का पानी मिल जाएगा। और ये जो क्षेत्र है जहां 40,000 बीघा की धरती सूखी पड़ी थी, किसानों के चेहरे मायूस हो चुके थे, अब कम से कम उन चेहरों पर वापस मुस्कुराहट आ पाएगी और ये धरती सोना उगलेगी। तो बिल्कुल इनको लेकर के और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम विधायक रामकेश मीणा जी से बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनकी क्या सोच है, क्या विजन है और आगे वो क्या कुछ इन बातों को लेकर के, विकास के कामों को लेकर के करने वाले हैं। रामकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। धन्यवाद। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो अब निकल करके आ रहा है, मैं सबसे पहले उसी को लेता हूं, पाचना को लेकर के क्या अब भी कोई भ्रम की स्थिति है या सब कुछ धीरे धीरे अब धूल हटती जा रही है, अब धुआं हटती जा रही है और स्थिति क्लियर होती जा रही है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि हाँ वो 40,000 बीघा जो जमीन बंजर पड़ी थी और आपने पीआईएल लगाई थी, अब वो फिर से सब्जबाग हो सकती है? देखो ऐसा है, उसमें तो हम लोग पाचना को खुलवाने में हम 2007 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2006 में पाचना बंद हो गया था और लाख प्रयास करने के बाद में भी हम उसमें सफल नहीं हो पाए। हमने हर वो
कोशिश की जिससे वो रास्ता निकले खुलने का, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। और अंतिम हथियार के रूप में हम लोग अभी PIL के माध्यम से हाई कोर्ट में गए हैं। आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वो अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में हाँ बिल्कुल प्रार्थना पत्र दिया था। और ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत सीरियस उस मुद्दे को लिया और दोनों कलेक्टरों से जवाब तलब किया था। उसकी समस्या की तह में जाने तक की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो ह्यूमन राइट कमीशन में भी मामला नहीं सुलझा। तो हमने 2007 में ही हमारे तत्कालीन पावटा गद्दी के सरपंच थे सिकंदर सूफी जी। तो सिकंदर सूफी जी के मार्फत हमने PIL हाई कोर्ट में लगाई थी। उस समय उस पर ठीक ढंग से सुनवाई नहीं हो पाई और हमें ये लग रहा था 2010-11 में कि मामला सुलझ जाएगा। गोडला पांचना संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधि मंडल था, वो प्रतिनिधि मंडल हमने कमांड एरिया और गोडला पांचना संघर्ष समिति दोनों ने मिलकर के और मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग वहाँ पेश हुए। एक मीटिंग की थी हमने जयपुर में, और जो उनकी मांग थी कि हमें भी आप लिफ्ट के माध्यम से पानी दिलवा दो, अगर हमारी लिफ्ट की मांग मंजूर होती है तो हम इस बाधा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो बड़ा दिल रखते हुए भी जो अनकमांड एरिया था उनका, उस अनकमांड एरिया में हमने लिफ्ट की हाँ कर ली। और मैं उस समय प्रभारी मंत्री था करौली जिले का। उन्होंने मेरे को 13 गांव के नाम दिए थे, 13 गांव की लिफ्ट योजना मंजूर हो गई। और उन्होंने ये वादा किया था हमसे कि अगर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है तो हम तत्काल रूप से बांध का पानी खोल देंगे। ठीक है। हमने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकालवाई, मैंने उसकी वित्तीय स्वीकृति निकलवाई, उसका टेंडर लगा करके उसके वर्क ऑर्डर जारी करवाए और लिफ्ट योजना को पूरी तरीके से कामयाब करवाया। 13 गांव में आज की तारीख में वहां पर पानी पहुंच रहा है। ठीक है। लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार थे वो अपने वादे से मुकर गए। गांवों की संख्या बढ़ा दी बाद में। नहीं, वो मुकर गए। उन्होंने 13 गांव की जगह अभी 39 गांव की बात करने लग गए। कभी बीच में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, और टेक्निकल लोगों को चैलेंज कर रहे हैं अनपढ़ लोग कि नाली ऐसे ठीक नहीं बनी है। वो विजय बैसला जी जो टेक्निकल आदमी नहीं है, वो आकर के जो हमारे इंजीनियर्स का जो प्रोजेक्ट है जो पास हुआ है तकनीकी रूप से, उसमें आकर के और उसमें कमी बेसी निकाल करके और उसको मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के जो अवरोध पैदा कर सकते थे वो अवरोध पैदा किया और सरकार के ऊपर ये और लांछन लगा दिया कि काम ठीक ढंग से सरकार नहीं कर पाई, जबकि सरकार ने अनकमांड एरिया होते हुए भी आउट ऑफ वे जाकर के और जो डेड स्टोरेज था, डेड स्टोरेज से उनकी लिफ्ट मंजूर की और उनको एक तोहफा दिया। उस तोहफे को भी उन्होंने नकार दिया, पानी को आज भी नहीं खोल रहे हैं। ये इंसानियत पर कलंक है। 2150 MCFT का बांध है ये पांचना। 2150 MCFT पानी भरने के बाद में भी इसको नहीं खोलना। कभी कई बार तो ओवरफ्लो हो गया बांध। बिल्कुल हुआ है।
और वो पानी रखा रखा उसमें सूख गया और इन्होंने उसमें एक बूंद पानी कमांड एरिया में नहीं आने दिया। इससे बड़ा कोई अन्याय हो नहीं सकता। अच्छा रामकेश सर, इतना प्रयास आपने किया है, आपने, मुझे मालूम है वजीरपुर में भी आपने एक जनसभा की थी और फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ आपने ज्ञापन भी दिया था कि साहब मुझे पानी चाहिए, मेरे क्षेत्र को आप कैसे पानी देते हैं वो आपका लुकआउट है, पर मुझे पानी चाहिए। PIL आपने लगाई और उसका परिणाम ये निकला कि अब कम से कम अदालत भी जो है वो पॉजिटिव वे में काम कर रही है। काफ़ी सारे फैसले हैं जो आपके हक में हुए हैं, पाचना के लोगों के हक में हुए हैं। मैं भी वहाँ से लगातार, रघुवीर जी जो इसके अध्यक्ष हैं, जो ग्राम उत्थान सेवा समिति के, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि साहब अब स्थिति लगभग क्लियर है और अब कम से कम ये उम्मीद जग चुकी है 80% कि अब पाचना का पानी इन लोगों को मिलेगा। आपको लगता है अभी भी कहीं कोई रोड़ा आ सकता है या फिर अदालत ने जो फैसला दे दिया अब तो पानी मिलेगा? नहीं, रोड़ा तो अब क्या कह सकते हैं, रोड़ा तो अभी तो वो लोग यही कह रहे हैं हम तो पानी नहीं खोलने देंगे। पर वो अदालत से बड़े हैं क्या, कानून से बड़े हैं क्या? अब ये समय बताएगा कौन बड़ा है, अदालत बड़ी है या वो बड़े हैं। आपकी PIL पे कल हाईकोर्ट ने तो जवाब तलब किया है CS से और ACS से, जो जल विभाग के। मेरी PIL पे भी किया, उससे पहले ग्रामोत्थान समिति द्वारा जो ग्रामोत्थान समिति द्वारा जो PIL, वो एक ही मुद्दे हैं सारे। हाँ बिल्कुल। वो सब जो PIL है उनका एक ही मकसद है कि कमांड एरिया में पानी आए और उस पर सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या निर्णय करता है, हाई कोर्ट का जो सुनवाई उन्होंने की है और अब तक का जो रुझान है, इंटरिम ऑर्डर जो जारी किया उन्होंने वो बिल्कुल सख्त लहजे में किया है, बांध को खोलने का निर्णय किया है। और वहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन को भी उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप तैयारी करिए। बिल्कुल। तो अंतिम सुनवाई में क्या ऑर्डर आता है ये हमें देखना है। मेरा तो उनसे ये आपके माध्यम से इतना ही अनुरोध है कि वो स्थिति को समझें और लोगों का जो हित है, किसानों का जो जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी है उसमें, वो उनके हित का भी ध्यान रखें, अपनी जिद्दोजहद छोड़ें, उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, किसी को भी, बिल्कुल सही बात है, किसी को कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 2150 MCFD का अगर उपयोग पूरे गुडला पांचना के किसान भी अगर कर लेते तो भी हम लोगों को संतुष्टि मिलती। हम लोगों को इस बात का संतोष मिलता कि ये पानी उपयोग हो गया, उनके काम आया। उनके भी काम नहीं आ रहा है वो पानी, कमांड एरिया के लोगों के काम भी नहीं आ रहा, नदी में भी आप पानी नहीं छोड़ रहे। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, अब अगला मुद्दा जिसको लेकर के पहले पिछली बीजेपी सरकार ने भी बड़े सपने दिखाए थे साहब कि चंबल बड़ा प्रोजेक्ट है और जीवन भर की पानी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। पूर्व जो विधायक हैं उन्होंने भी, वसुंधरा राजे ने भी जाकर के वहाँ का दौरा किया, लेकिन साहब ये चंबल की जो स्थिति है ये स्पष्ट लोगों के सामने आ क्यों नहीं पा रही है? चंबल का प्रोजेक्ट भी बन गया, अमृत योजना भी आ गई, केंद्र से पैसा भी आ गया, लेकिन लोगों को पानी तो फिर भी नहीं मिला। क्या पेच है इसमें और इसमें स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है? देखो भारद्वाज जी, सच्चाई ये है जिसको मैं बार बार बयान कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि SPML कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट है जिसके ये टेंडर है, ये 2005 में ये टेंडर हुआ। ठीक है। और ये इस शर्त पे था कि सारी NOCs, जो पर्यावरण की NOC है, वाइल्ड लाइफ की NOC है, ये सारी सरकार दिलाएगी। ठीक है। डिपार्टमेंट लेगा और ये NOCs इनको 2011 में जाकर के मिली कंपनी को। ठीक है। जब 2011 में NOC मिली तो 2011 का जो वर्ष है उसमें इन्होंने काम चालू किया SPML ने। अब कंपनी तो ये कह रही है कि साहब हमें जब NOC 2011 में मिली है तो हमें जो BSR रेट है वो आप हमको 2011 की BSR रेट पे पैसा दो। बिल्कुल, पुरानी रेट पर नहीं भाई, 2011 में हुआ है तो विभाग ये कह रहा है कि हमने 2005 में आपको टेंडर खोल दिया, जिन कंडीशंस पे आपने, जिन शर्तों पे आपने जो है ये टेंडर लिया है, आप उसका पैसा लीजिए। तो प्राइस वेरिएशन का जो झगड़ा है
वो प्राइस वेरिएशन के झगड़े में कंपनी और विभाग आपस में उलझ रहे हैं। ठीक है। प्राइस वेरिएशन का मामला कोई 2-4 करोड़ का नहीं है, वो सैकड़ों करोड़ का है। ठीक है। दोनों विभाग और कंपनी अपनी अपनी जगह पर ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं। मामला उलझता चला गया, प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं और उसका सफर हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। गंगापुर का आम नागरिक किस कदर पीड़ित है पानी से, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है उसके। बिल्कुल, हर रोज जन सुनवाई मुझे पता है बिल्कुल, उसका, बिल्कुल। लेकिन मेरे पास उसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कहीं भी हम पानी, आज कहीं भी आप ट्यूबवेल करा लीजिए, पानी नहीं है हमारे पास। ग्राउंड लेवल बिल्कुल वो तो खत्म ही है पारंपरिक। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे ये टोक्सी जो गांव है, इनके लोगों को हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आज गंगापुर, आधा गंगापुर वहां से पानी पी रहा है। बिल्कुल, जो परंपरागत। मुझे दुर्भाग्य की बात है, जीवन नदी में जो आज लोग बात कर रहे हैं, जीवन नदी में जो ट्यूबवेल हुई थी, पीएचईडी ने जो ट्यूबवेल करी थी, उन लोगों ने उन ट्यूबवेलों को बंद कर दिया, अपने खेतों में पानी ले जा रहे हैं और गंगापुर को प्यासा मारने का काम किया उन्होंने। एक बूंद पानी नहीं आने दिया वहां से। तो ये हमारे पास पानी के सोर्स बहुत कम है। केवल और केवल चंबल पर हमारी निगाह टिकी हुई है। अगर चंबल का पानी आता है तो ही गंगापुर के लोग ठीक ढंग से पानी पी सकेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एसपीएमएल कंपनी का झगड़ा, जब मैं 2013 में विधायक बना तो मैंने 2008 से 13 में, उस समय मैंने बहुत कोशिश की इसको सुलझाने की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। आज भी स्थिति वहां के वही है, बहुत कम पानी आ रहा है। बिल्कुल, 2.5 से 3 MLD पानी मिल पा रहा है सर। अब आप समझिए, हमें 20 MLD 25 MLD पानी की जरूरत है गंगापुर में, और आज हमारे पास 3 MLD पानी आ रहा है। हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं? अमृत योजना में टंकियां बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, पानी तो है ही नहीं। बिल्कुल। और मैं किसी को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ, गंगापुर की जनता को मैं कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। मान सिंह जी ने कलश यात्रा निकाल दी, मैं यहीं पर सुबह सुबह जगह तो हजारों महिलाएं कलश लेकर के निकल रही थी यहाँ होकर के। मैंने कहा कि क्या कि साहब पानी आ गया चंबल में। अरे भाई, इंटेक वेल का आधा अधूरा पड़ा हुआ है, आपका फिल्टर प्लांट पूरा नहीं है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो आपका पूरा नहीं है, आपकी लाइन बिछी हुई नहीं है, आपका जो एरो ब्रिज है वो आपका अधूरा पड़ा हुआ है। कहां से आ गया पानी? वैसे ही नाटक कर रहे हो लोगों को, अपने ही मतदाताओं को जिन्होंने आपको वोट दे करके आपको सुनो। आप सच्ची बात तो बोलो कम से कम। मैं हमेशा लोगों को बिल्कुल सही बात बताने का पक्षधर हूं और सही बात बताता हूं। जो चीज़ है वो लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। आज की स्थिति में भी हम ठीक ढंग से पानी पिलाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अब मैंने जो प्रयास किए हैं वो मैं आपको आपके माध्यम से बिल्कुल गंगापुर के प्रत्येक नागरिक को ये बताना चाहता हूं कि अब मैंने इस बात के लिए कमर कस ली है पूरी तरीके से। और मैंने सरकार को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अब हद हो गई है और मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। एसपीएमएल कंपनी और आपका विभाग, मैं फाइनेंस में भी गया, फाइनेंस वाले कहते हैं कि हम जेल जाएं क्या? प्राइस वेरिएशन का 100-150 करोड़ रुपया हम अगर आज देते हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता हमको जेल जाने से। कंपनी कहती है कि मैं अगर मान लो 2005 और 2011 की रेटों पे अगर मान लो ये काम करता हूं तो मेरे दिवाला निकल जाएगा।
दोनों का मामला उलझ रहा है। ले मैं पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास अभी मैंने सारा मसला उनके हाथ में दिया हुआ है और मैंने उनको साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा हुआ है कि मैं नहीं जानता कौन जेल जाएगा, कौन कहाँ से पैसा लाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऑडिट क्या ऑब्जेक्शन लगाएगी, मुझे इससे मतलब नहीं है। हर सूरत में 2 महीने के अंदर अंदर गंगापुर शहर में पानी आना चाहिए। अगर पानी नहीं आया, आपने इस मुद्दे को नहीं सुलझाया, तो फिर आप रामकेश मीणा से कोई उम्मीद मत करना। जो मुझे करना है वो मैं करूंगा और सरकार को करना है वो सरकार करे। अब मैं देखता हूं 2 महीने के अंदर अंदर क्या होता है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप पूरी तरह अब लामबंद हो चुके हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरे शहर के क्षेत्र के लिए पानी चाहिए। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी भी स्टेज पे जाना पड़े, क्योंकि अगर हमने ये कदम नहीं उठाया, अगर चंबल का पानी ठीक ढंग से अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करवाया, पैसे अगर नहीं दिलवाए, पानी अगर नहीं आया, तो लोगों को प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास पानी है ही नहीं है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे पानी, बताइए आप। हम लोगों को पानी नहीं पिला सकते। 15-15 फीट की गलियां हैं, टैंकर अंदर जा नहीं सकता। मैंने ये दर्द भरी कहानी मैंने मुख्यमंत्री जी को और महेश जोशी जी को बता दी है ठीक ढंग से। आज गली के नुक्कड़ पे अगर टैंकर खड़ा करके और 200 मीटर से कोई महिला पानी लेकर के जाती है, 50 गालियां मुझे देती है। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आप कुछ भी कंपनी को समझाओ और कुछ भी आप डिपार्टमेंट को समझाओ, ये समस्या सरकार की है, इसको सॉर्ट आउट करना है हर सूरत में। और मुझे लग रहा है कि इस और बहुत तेजी से प्रयास हो रहा है। आज ही मेरी बात हुई है, तो इसमें काम चल रहा है। अगले महीने 15 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छी खबर गंगापुर को मिलने वाली है, मेरी मुझे उम्मीद। पानी के मामले में कम से कम लोग जो हैं वो अभी थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल विधायक महोदय लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, और उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे मुझे अगर अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, तो मैं बेझिझक हो जाऊंगा, मगर मेरे शहर के लोगों को पानी मिलना चाहिए। शेयर करते चलें आप और स्टार भी देते चलें। अब एक चीज निकल करके सामने आ रही है, ERCP को मुद्दा केंद्र में मोदी जी आए थे, बिल्कुल ये सही बात है कि वो कह करके गए थे। फिर ये स्थिति क्यों है ऐसी कि वो कह रहे हैं आप सही तरीके से DPR बना करके दे दीजिए, प्रोजेक्ट बना करके दे दीजिए, ERCP को कर देंगे हम, तो फिर राज्य सरकार इसको क्यों उछाल रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब मैं 1000 करोड़ रुपए दे रहा हूं, ERCP का काम होना चाहिए, बिल्कुल 13 जिलों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है? और ERCP हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है, ERCP का जो प्रोजेक्ट बनाया वो बीजेपी के टाइम बना, बिल्कुल वसुंधरा जी ने भेजा था 2017 में। अगर इसका ERCP अगर पूरी होती है तो इसका श्रेय किसको जाएगा? वसुंधरा जी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि भाई हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने को तैयार हैं, अमित शाह साहब से मिलने को तैयार हैं, आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं, और सारा क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना तो घोषित करवाओगा। नहीं, पर जैसे अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको दूर किया जा सकता है सर। वो बता रहे हैं कि साहब कुछ कमियां रह गई हैं, कागजी कार्रवाइयां जो है वो कमियां रह गई हैं, तो उनको पूरा किया जा सकता है मध्य प्रदेश सरकार से मिलकर के। मैं आपको DPR किसने बनाई? बीजेपी ने उस समय जब किया ये प्रोजेक्ट उनके टाइम पे बना, बिल्कुल। तो अपने ही प्रोजेक्ट को, अपनी DPR को, और वो जो उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिनके टाइम में DPR बनी, वही अभी जल शक्ति मंत्री जी के वहाँ जो है सलाहकार हैं, ठीक है, उन्होंने ही इसको DPR को बनाया। तो जब उनकी सरकार थी, जब तो DPR ठीक थी, जब उनकी सरकार थी, जब पैरामीटर ठीक थे, और कांग्रेस की सरकार आते ही पैरामीटर गलत हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस केवल और केवल लोगों को तंग करने का काम है कि ये कांग्रेस की सरकार है। अभी अशोक गहलोत को ये कोई श्रेय नहीं मिल जाए ERCP
इन्होंने लागू कर दी। ये श्रेय की जो झगड़ा है, क्रेडिट का जो झगड़ा है, तो क्रेडिट के झगड़े के लिए तो लोग समझदार हैं। वो क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए, बीजेपी को जाएगा अगर ईआरसीपी अगर आज राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो। लेकिन इनकी जो हठधर्मिता है, लोगों को तंग करने का जो एक मानस बना हुआ है, ये उनके जहन से निकल नहीं रहा। वो कई तरह के बहाने लगा करके और इस मामले को उलझा रहे हैं। 9,600 करोड़ रुपए जब मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिया है, बिल्कुल इसी बजट स्वीकृत कर दिया, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि साहब इसको काम को बंद करो आप। 13 जिले के लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि ईआरसीपी से हम लोगों को पानी मिलेगा, और पूर्वी राजस्थान के लोगों का ये बहुत दुर्भाग्य है। और एक बड़ी परियोजना है सर। पश्चिमी राजस्थान में आप देखिए, जब 700 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर बह करके 700 किलोमीटर तक जा रही है, 700 किलोमीटर, और वहाँ पूरा एरिया सरसब्ज हो गया, और हम लोग यहाँ 50 किलोमीटर से पानी नहीं ला रहे हैं, तो ये बहुत सोचनीय विषय है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें पार्टी लाइन से भी अलग हट करके लोगों को काम करना चाहिए। हाँ, राजनीति से परे होकर के सोचना चाहिए इस विषय। बिल्कुल सोचना चाहिए। पानी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसान को, हर व्यक्ति को पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस मुद्दे पे बहुत गहराई से हम लोगों को एक साथ मिल करके काम करना चाहिए, और बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। 25 के 25 एमपी जब उनको हैं, 25 एमपी राजस्थान ने दे दिए, तो फिर अब किस बात की जिद है? वो जिद छोड़ें। हमारे जो एमपीज हैं उनको भी इस बात को गहराई से सोचें। वो क्यों नहीं पैरवी कर रहे हैं? उठाना चाहिए उनको इस बात उनको इस बात को, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए, अमित शाह जी को बात करनी चाहिए कि ये जिद छोड़िए और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए बिना राज्य के संसाधन इतने नहीं हैं कि 40,000 करोड़ की राशि का वहन स्टेट गवर्नमेंट कर ले। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने कम से कम ये 9,600 करोड़ रुपए अपने बजट से सैंक्शन करके और काम को स्टार्ट करा दिया। तो अब केंद्र को जरूर सोचना चाहिए। अगर केंद्र ने इसमें हठधर्मिता की तो बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत चुनाव के टाइम में उनको ये बात याद आएगी। जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है। चलिए रामकेश सर, ये बड़े मुद्दों की बात हो गई। अब बहुत जल्दी से मैं छोटे मुद्दों की और स्थानीय मुद्दों की बात कर लेता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना के टाइम अपना बढ़िया काम किया है, और तलावड़ा की बात कर लें, पीलोदा, भोंचा का पूरा खंडीप, एम्बुलेंस वगैरह की बात कर लें। पीलोदा के लोगों की बार बार समस्या आती है कि साहब एम्बुलेंस दे तो दी विधायक महोदय ने, लेकिन वो खड़ी हुई है, जंग लग रही है और वो काम नहीं आ रही है। तो उसको लेकर के भी स्थिति आप स्पष्ट करें। पीलोदा में जल जीवन मिशन योजना भी बड़ी फेल नजर आ रही है। मैं भी लगातार वहाँ जयन इनसे बात करता रहता हूँ, ठेकेदार से बात करता रहता हूँ। लीकेज है, पानी बह रहा है। एक तो सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि अब रोड जरूर वहाँ अच्छा बन रहा है, काम चल रहा है इस समय। और एक्शन साहब से मेरी कल बात हुई कि साहब दोनों तीनों तरफ से हमने काम स्टार्ट करवा दिया है। महावीर जी तक का बड़ी सड़क परियोजना थी पिछले वित्त वर्ष की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई चीज़ें आ रही हैं तो इनको लेकर के क्या विजन है आपका? और अगर एम्बुलेंस है, पैसा हमने खर्च किया है, तो वो रनिंग में क्यों नहीं है? देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में जब मैं पहली बार विधायक बना उस समय हमारे हॉस्पिटल 100 बेड का था। इसको मैंने 150 बेड का करवाया, और फिर अभी मैंने उसको क्रमोन्नत करा करके 200 बेड का करवा दिया। बिल्कुल, और जिला अस्पताल भी हो गया। वो जिला अस्पताल हो गया। बिल्डिंग के लिए 39 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। ठीक है। जमीन अलॉट हो चुकी है, और जल्दी उसके वर्क ऑर्डर जारी होकर के और काम चालू होगा। आपको अच्छी बिल्डिंग मिलेगी, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। 200 बेड का
हॉस्पिटल जिला अस्पताल के रूप में हम लोगों को मिल चुका है। पीएससी सीएससी में कन्वर्ट होने का जो काम था वो हम लोगों ने पीएससी तलावड़ा में मैंने खुलवाई। हाँ बिल्कुल। पीएससी को फिर सीएससी में नहीं बदलाया। खंडीप में पीएससी मैंने खुलवाई, फिर उसको सीएससी मैंने बनाया। इसी तरीके से पिलोदा में सीएससी बनी। तो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चिकित्सा के मामले में पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति है। कोरोना के टाइम में भी आपने देखा, यहाँ गंगापुर के साथ साथ वजीरपुर में भी हम लोगों ने मरीजों को भर्ती किया, खंडीप में भी हम लोगों ने मरीजों को भर्ती किया, पिलोदा में भी हमने भर्ती किया, तलावड़ा में भी किया। तो चारों तरफ हमारे अच्छी स्थिति में है। अभी एम्बुलेंस का जहाँ तक सवाल है, एम्बुलेंस सब जगह हमने एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी है। अभी 2 नई गाड़ियाँ आई हैं जो सेवा में किया, और एक गाड़ी जो है अपने उसको दी है दूसरी जगह, एक सेवा और एक गाड़ी मेरे सामने भी शायद वजीरपुर में है। हाँ, तो 2 गाड़ियाँ अभी है। और पहले मैंने मेरे विधायक कोटे से खंडीप में और पिलोदा में पहले मैंने इसको एम्बुलेंस दे रखी है। तो एम्बुलेंस सब जगह पहुंच गई है। कहीं ड्राइवर्स का जहाँ मुद्दा है वो ड्राइवर्स की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, तो ड्राइवर की भर्ती यहाँ नहीं होती हो। अच्छा। वो एक अलग जो है कंपनी है 108 104, उनके यहाँ मार्फत ड्राइवर आने हैं। तो वो अगर कोई दिक्कत है तो उसको ड्राइवर्स को लाएंगे जल्दी से जल्दी और उसको भी चालू करवाएंगे। ठीक है। जल जीवन मिशन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और कम से कम राज्य सरकार का भी इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये ठंडी पड़ी है। कहाँ ठंडी? रेट वेरिएशन को लेकर ठंडी कहाँ पड़ी है? जल जीवन मिशन में, और उसमें हमने आप देखिए पूरा क्षेत्र कवर किया हुआ है। पूरा क्षेत्र, चारों तरफ मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी एक भी गांव ने ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर हम लोगों ने टंकी पाइपलाइन का काम नहीं किया है। जो कुछ रह भी गए हैं उनको भी हम बहुत जल्दी, वो पाइपलाइन में है वो प्रोजेक्ट भी, और जल्दी उनकी सैंक्शन निकल जाएगी। लगभग सारा एरिया कवर हो चुका है। और 2 तरीके से कवर किया हमने जी। स्थानीय जो सोर्स हैं वो भी हमने डेवलप किए हैं, ट्यूबवेल्स भी डेवलप किए हैं, क्योंकि ये पहाड़ के बगल में तो जो अपना ये छगड़ा है, टोक्सी है, इधर सेवा है, ये इसके आसपास, पहाड़ के आसपास में पानी पांचना की तरफ से पता नहीं कहाँ से, लेकिन पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी हो गई है वहाँ। ठीक है। तो वहाँ हमने ट्यूबवेल किए तो अच्छा पानी निकला है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो SPML का जो प्रोजेक्ट चल रहा है चंबल वाला, वो चंबल वाला प्रोजेक्ट भी हर गांव में उसको जोड़ने की कोशिश की है। वो उसकी लाइन भी डल चुकी है। तो जब चंबल का पानी पूरी तरीके से आ जाएगा तो चंबल से भी उसको जोड़ेंगे और स्थानीय सोर्स से भी उसको हमने जोड़ दिया। टंकियां लगभग बन चुकी हैं। तो ये दोनों से जोड़ करके और पानी की निश्चित उपलब्धता हमारे यहाँ हो सके, इसके लिए पूरी तरीके से हम लोग कोशिश में हैं। और पूरे विधानसभा में 1-2 गांव भी ऐसे नहीं होंगे जो हमारे JJM में नहीं जुड़ेंगे। चलिए, और सड़कों को, अब पिछले वित्त वर्ष की मैंने सड़कें बता दी, अच्छी 27 सड़कें थी जो आपने स्वीकृत करवाई, उनका काम भी चालू हो गया। सड़कों में आप देखिए, नगर परिषद सड़कों में आप देखो भारद्वाज जी, 11B नेशनल हाईवे 11B, जब पहले MLA था मैं, उस समय मैं, प्रसादी लाल जी, रमेश जी और हमारे नवल जी, हम चारों MLA CP जोशी साहब के पास गए। CP जोशी उस समय केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने हमारे सामने ही इसको लालसोट से लेकर के करौली तक 270 करोड़ रुपए मंजूर किए और नेशनल हाईवे का काम चालू किया। आज हमारे सड़क बहुत अच्छी स्थिति में। बिल्कुल। 426 करोड़ रुपए का मेगा हाईवे, वो हमारे टाइम में ही स्वीकृत हुआ। अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत किया और उनके टाइम में ही ये पूरा हो गया। उसका मैंने ही उद्घाटन किया था। तो ये दोनों सड़कें हमारी बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण सड़कें थी, स्टेट मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे। इसके अलावा जो इंटरनल सड़कें अभी स्टेट हाईवे का है, सालोदा से लेकर के और महावीर जी तक, ये वाला हमने सैंक्शन कराया। इसका बहुत तेजी से काम चल रहा है। बिल्कुल। और दूसरा हमारे कुड़गांव से लेकर के और लाहौर तक,
ये सड़क भी मैंने इसी बजट में मंजूर करवाई है, उसका काम भी अक्टूबर में चालू हो जाएगा, अक्टूबर में चालू हो चुके गया, हैं। उसके टेंडर हो गए। बिल्कुल। तो आप सोचिए सड़कों के मामले में चारों तरफ से हमारी स्थिति बिल्कुल अच्छी है, बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। रेलवे लाइन में आप दिल्ली बॉम्बे से जुड़े हुए हो और नेशनल हाईवे से आप चारों तरफ से अच्छा, जुड़ अच्छा, गए। रेलवे का आपने जिक्र किया, महूकला अंडरपास, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ही इसमें भागीरथ बन जाएं और कहीं ना कहीं आप ही के कार्यकाल में पूरा हो जाए, लोग भ्रम की स्थिति में हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। पहले भी मैंने 6.5 करोड़ रुपए मंजूर करवा करके और इसका जो है शिलान्यास कर दिया था और 6.5 करोड़ रुपए नगर परिषद में आगे। उस समय हमसे गलती क्या हुई कि हमने नगर परिषद को वर्किंग एजेंसी बना दिया। ठीक है। उसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि हमारे 6.5 करोड़ भी डूब गए। उन पैसों को नगर परिषद ने पता नहीं कहाँ लगा दिया और हमारे जो बोर्ड लगाया था उस बोर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। दोबारा जब सैंक्शन हुई, पूरे 5 साल तक बीजेपी वाले लोग तमाशा करते रहे, उसमें फिर सैंक्शन नहीं हुई महू अंडरपास की। अब मैंने पुनः उसके सैंक्शन करवाया है, 10.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिए और इस बार मैंने वर्किंग एजेंसी रेलवे को बनाया है, उस पर काम चल रहा है जल्दी। और उसके लिए डीपीआर के लिए भी 20 लाख रुपए मैंने रूडिस्को से रेलवे को दिलवा दिया है। अच्छा। और उस पर अभी कोटा में हमारे काम चल रहा है, जल्दी ही उसकी खुशखबरी मिलेगी और रेलवे इस बार उसको अंडरपास बना रहा है। अगले महीने भर के अंदर अंदर वो डीपीआर सैंक्शन होकर के और काम चालू होगा। अच्छा, नगर परिषद की सड़कों की बात करें, नगर परिषद की सड़कें देखिए आप, हाँ, हालत क्या कर रखी है नगर परिषद। लेकिन नगर परिषद के पास तो रोना धोना एक ही है कि साहब विधायक साहब से पैसा ही नहीं आता, सरकार से निकायों को पैसा नहीं मिल रहा, हम कहाँ से लें, हम कैसे बनवाएं। और एलएनटी वालों ने और अमृत योजना वालों ने खोद करके पटक दी। आप भी लगातार उनकी खिंचाई करते रहते हैं। अब इनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए, क्योंकि मुखिया होने के नाते तो सवाल आप पर ही उठते हैं, लोग तो आपको जिम्मेदार मानते हैं कि साहब कैसे करें, विधायक महोदय क्या कर रहे हैं और इन सड़कों की स्थिति कैसे सुधरे, तो वो बताएं कि अब इसका क्या इलाज किया जाए और इन सड़कों की स्थिति कैसे सुधारी जाए। नहीं, ये सड़कों की स्थिति की नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है और आपका अधिकार है, आप सवाल जवाब करें। विधायक कोटे से मैं जितना दे सकता हूं उतना दूंगा, नगर परिषद का योगदान भी उतना ही बनता है। अभी अपने 60 वार्ड है जी, और 60 वार्ड में 67 सड़क मैंने मंजूर की है इस वित्त वर्ष में। हाँ, ठीक है, हर पार्षद को बुलाया है, ठीक है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस का किसी भी दल का है, और उनको एक एक सड़क उनके वार्डों में दी है। ठीक है। 8-10 सड़कें ऐसी हैं जो पार्षदों के रिकमेंडेशन पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे उसने किसी ने रिकमेंड किया हो नहीं किया हो, मैंने मेरे स्तर पे वो सैंक्शन की है। ठीक है। तो मैं 67-68 सड़कें हैं शहर में अभी सैंक्शन किए हैं जिनका काम तेज़ी से चल रहा है। ठीक है। अब इस वित्त वर्ष में है जो 67 सड़कों का काम नगर परिषद में होगा। नगर परिषद में होगा, काम चल रहा है। ठीक है। और उसके लिए 13 करोड़ रुपए, 6 करोड़ पहले आए हुए हैं, 7 करोड़ और आ गए, 13 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन करा करके लाया हूँ और उनका काम मैंने पीडब्ल्यूडी को दिया है। क्योंकि नगर परिषद की जो क्वालिटी है सड़कों की जी, नगर परिषद की, वो क्वालिटी बहुत पुअर क्वालिटी है। जो सड़कें भी बनी हैं उनका टिकाव ही नहीं है, सड़कें टूट गई। और नगर परिषद का ढर्रा बहुत खराब है। जो सड़कें इनको काम करना चाहा, इनको निगरानी रखनी थी कमिश्नर को, वो कमिश्नर ने निगरानी नहीं रखी। उसका खामियाजा आज गंगापुर का आम नागरिक भुगत रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने एक सड़क फवारे से स्टेशन तक, इसकी हालत वास्तव में ज़्यादा खराब है और आपने खुद ने अपने स्तर पर इसका उद्घाटन किया, 2-3 महीने हो गए। इसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति है कि कब काम शुरू हो जाएगा इसका। एलएनटी हमारे यहाँ सीवरेज का काम कर रही है जी। एलएनटी बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। बिल्कुल। एलएनटी ने यहाँ पर काम शुरू किया और एलएनटी ने जहाँ उसको सड़क के किनारे कच्चे में उसको पाइपलाइन डालनी थी सीवरेज की, वो उसने कच्चे में तो पाइपलाइन डाली नहीं और बीच सड़क में जो सीमेंट की सड़क बनी हुई उसको खोद करके पटक दिया।
सिर्फ इस वजह से कि उसको कनेक्शन देने में दिक्कत नहीं आए, उसको लाइन डालने में एक्स्ट्रा जो उसका खर्चा है वो बच जाए, और उसका ये सहयोग करते रहे नगर परिषद के कर्मचारी। बिल्कुल एजेंसी किसी ने नहीं टोका उसको, सारी सड़कें खोद करके पटक दी, और उनके रिपेयर जब की तो पूरी जनता के सामने आज वो रिपेयर, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो पेच वर्क है, उनमें मिट्टी भर दी, और मिट्टी भर करके ऊपर से कंक्रीट डाल दिया उसमें। वो कंक्रीट जो है 10 दिन बाद में ही उखड़ गई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, वो चेयरमैन बार बार जो है मेरा नाम लेते हैं, विधायक की वजह से हो रहा है, विधायक के साहब की वजह से हो रहा है, विधायक पैसे नहीं ला रहे। तो मैं हर बुद्धिजीवी के जहन में ये बात लाना चाहता हूं, नगर परिषद का अपना एक प्रशासन है। बिल्कुल कमिश्नर भी, चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि कमिश्नर सरकार की तरफ से लगता है और उसमें हमारी बात ज़्यादा मान लेता है। वो तुमने किसकी बात मानी? चेयरमैन ने दस्तखत क्यों किए चेक पे? जब उनका पैसा जारी किया 80 करोड़ रुपए का पेमेंट कर चुके हैं एलएनटी को। मेरे लाख बार टोकने के बाद में, अरे इसको क्यों पेमेंट कर रहे हो आप? जब काम नहीं कर रहा, शहर की सड़कें खोद के पटक दी, और उसमें पूरी तरीके से फेल्योर है, आप क्यों पेमेंट किए जा रहे हैं उसको? क्यों पेमेंट किया आपने? बिल्कुल क्या स्वार्थ है आपका पेमेंट करने का? उसका जबरदस्ती उसको पेमेंट कर दिया 80 करोड़ रुपए का पेमेंट लेकर के, और आज वो निरंकुश हो गया, हमारी बात नहीं मान रहा है। हाँ वो बिल्कुल कोर्ट में जाने को तैयार बैठा हुआ है। अभी मैं दबाव डाल रहा हूं, वो कोर्ट में जाने की बात करता है। इन लोगों ने शहर की दुर्दशा कर रखी है, पूरा तहस नहस कर रखा है मामला। आप समझिए, फवारे से लेकर के वहां तक की सड़क, स्टेशन तक की एक एक फीट के गड्ढे हैं। बिल्कुल। मुझे शर्म आती है उसमें निकलते हुए, मैं इतना दुखी हूं। हजारों लोग निकल रहे हैं, हजारों गालियां मेरे पे जो है ना मेरे को लग रही हैं रोज। बिल्कुल इन लोगों ने बिल्कुल, इनमें बिल्कुल भी सेंस नहीं है। जब चीजें हमारे कंट्रोल में थी तो हम लोगों को उसको सोच करके पेमेंट करना था। जो चीज़ हमारे पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में थी, अगर हम पेमेंट नहीं करते तो झक मरा करके सारी चीजें हमारे मानता और हमारे काम करता। लेकिन पैसे लेकर के बैठ गई कंपनी। अभी हमने नगर परिषद के शेयर का जो मामला था जी, 20 करोड़ रुपए लोन का जो मिलना है, वो हुडको से लोन मंजूर करवाया है। इतना पैसा आ रहा है इनके पास, अभी नियमन का पैसा आ रहा है, लीज का पैसा आ रहा है, डेवलपमेंट चार्ज आ रहा है, और इनका जो सरकार का जो अनुदान है वो एसएफसी और टीएफसी का वो पैसा आ रहा है। वो कहाँ गया पैसा? मगर ये तो बार बार वही बात है ना कि सारी चीजें विधायक पे डाल देते हैं कि साहब इनसे पूछ रहा हूँ कहाँ है पैसा? वो पैसा कहाँ है जो सरकार का पैसा आ रहा है? वो ये सब सिर्फ लिपापोती जनता को गुमराह करके कि ये ठीक रहा, विधायक साहब के फूट जाए, विधायक का नाम ले दो। अपनी जिम्मेदारी से बच करके, और वो सारा के सारा मेरी तरफ डाइवर्ट करने का मामला है, वो कोई डाइवर्ट होने वाला नहीं है। मैं जितना प्रयास कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, और मैं जल्दी ही जो शहर की अंदर की जो सड़कें हैं जी, उन सड़कों को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूं। मैं जल्दी उनको सुधार करने की कोशिश करूंगा। एलएनटी कंपनी को भी मैं बाध्य कर रहा हूं पूरी तरीके से कि वो सड़कों का जो उन्होंने तोड़ी है उनका पुनर्निर्माण करे। अभी हमने जो शिलान्यास वहाँ से जो उसका फवारे से वहाँ जो शुरुआत की है, उसके लिए भी एलएनटी मेरे को 2 दिन 5 दिन का नाम ले रही है। मैं देखता हूँ वो बनाते हैं नहीं बनाते। अगर वो नहीं बनाएंगे तो सरकार से पैसा मंजूर करा करके मेरे विधायक कोटे से कहीं से भी मैं पैसा लाऊंगा और इस सड़कों को बनाऊंगा। हर सूरत में सड़कें बनेंगी,
निश्चित रूप से बनेंगी, क्योंकि वो मेन सड़क है हमारी। बिल्कुल सर, लोग भी आते हैं, मुसाफिर लोग जो है मुसाफिर आते हैं, जाते हैं, रात में बिरात में सब है, 24 घंटे वो सड़क जो है बहती रहती है। उसमें हम लोगों को अच्छी सड़क बनानी है, क्वालिटी की सड़क बनानी है और एलएनटी को साथ लेकर के बनानी है। अगर एलएनटी नहीं बनाएगी तो अपने सोर्स से बनाएंगे, पीडब्ल्यू से बनाएंगे। चलिए, बिल्कुल। और मौजूदा स्थिति जाते जाते वही लंपी वायरस, पूरा प्रदेश चिंतित है सर इसको लेकर के। क्या आप अभी लोगों ने सवाल किए थे कि साहब विधायक दानी सबरार जी ने 5 लाख रुपए दे दिए, इंदिरा जी ने 5 लाख रुपए दे दिए, हमारे विधायक महोदय अभी तक सामने नहीं आए लंपी वायरस को लेकर के, क्या कुछ प्रयास वो कर रहे हैं? लंपी वायरस के ये तो पूरे स्टेट की समस्या है, पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। और लंपी वायरस के लिए मैंने भी 5 लाख रुपए के लिए मेरे पास टेलीफोन आया था, उसी दिन मैंने लिख करके दे दिया कलेक्टर साहब को। 5 लाख रुपए मैंने विधायक कोटे से मैंने भी स्वीकृत कर दिए, वो सेंक्शन हो जाएगा सुबह शाम में, सोमवार मंगलवार को। तो ये 5 लाख रुपए की बात नहीं है, ये तो आम जिस तरीके से हमने कोरोना में काम किया, बिल्कुल सही बात है सर, इस तरह हम लोगों को जन जागृति लानी पड़ेगी। और गायों में जो ये रोग चल रहा है, इससे अगर हमने इसमें रोकथाम का पूरा प्रयास नहीं किया, सब लोगों को जागृत नहीं किया, जन सहभागिता को हमने अगर नहीं बढ़ाया, तो निश्चित रूप से हम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम इसमें सचेत हैं। पूरे गंगापुर में तो हमारे जन सहभागिता के मामले में लोग बहुत आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ करके। जो विजय जी अभी मेरे से मिले थे, विजय गुप्ता जी, विजय गोयल साहब, वो भी मेरे को बता रहे थे। तो हम इसकी रूपरेखा बना रहे हैं, कैसे इसमें मदद कर सकते हैं। अच्छा, विभाग से बात हुई है आपकी डॉक्टर वगैरह से, दवाइयों को लेकर? सबसे बात चल रही है और इसकी रूपरेखा बना रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना में हमने मैनेजमेंट किया था, उसी तरीके से इसमें मैनेजमेंट करेंगे और जन सहयोग से हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। जनता भी तैयार है, लोग भी, भामाशाह लोग भी तैयार है। इसमें अगर कोई और भी खर्चा होगा उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। चलिए, और अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, लोगों के दिमाग में हमेशा ये सोच क्यों रहती है कि साहब रामकेश जी से मिलने में, अपनी बात बताने में हमें डर लगता है। रामकेश जी को अगर जेन्युइन कोई व्यक्ति जानता है तो वो कभी भी आकर के मिल सकता है। लोगों में ये थॉट ऑफ परसेप्शन क्यों है कि साहब बड़ा झिझक सी होती है साहब रामकेश जी से मिलने में या अपनी बात रखने में, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है भारद्वाज जी, मेरे यहाँ जब भी कोई आदमी आता है, मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उसको सही बात बोलूँ। ठीक है, स्पष्टवादिता, बिल्कुल सही बात बोलूँ। अगर उसका कोई काम होने वाला है तो मैं उसका तत्काल काम करता हूँ। ठीक है। अब उसका काम ही अगर नहीं होने वाला है तो मैं उसको सीधा मना करता हूँ, नहीं होगा काम। अब वो नाराज हो या खुश हो, वो उस पे अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका? तो इस जो काम नहीं होने वाला है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं झूठ बोल करके, पाखंड करके और उसको मैं मीठा बोल करके और मीठी चुपड़ी बात करके और उसको बेवकूफ़ बना करके भेजूं, तो मेरी आदत नहीं है। अब कई लोगों तो बेवकूफ़ बनाने का ही ठेका ले रखा है, वो मीठी बात करने का ही ठेका ले रखा है। मीठा मीठा बोलो तो मीठा बोलने से तो काम होने वाला है नहीं। स्पष्टवादिता, जो काम अगर नहीं होने वाला है तो उसको सीधा, अगर मैं कहूँगा, नाराज हो जाएगा मेरे से, लेकिन ये जरूर सोचेगा कि यार एमएलए साहब ने सही कह दिया, चक्कर नहीं कटाए। मैं 10 बार उसको मैं बुलाऊं मेरे पास, मैं 10 बार उसको बुला करके और फिर उसको खाली हाथ लौटाऊं। वो खाली हाथ अगर लौटना है, पहले दिन ही लौटा दूं उसको। तो मेरे पास आने से एक तो ये सीधी बात मुझे बहुत जो है नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, बिल्कुल, ये पहुंचा रही है मेरे को नुकसान। हाँ। लेकिन ये नुकसान पहुंचाए या नफा करे, क्योंकि अब जो आदत है वो आदत में ठीक नहीं कर सकता हूँ इसको। सही बात है। अगर कोई काम मोरे से हो सकता है मैं करूँगा, नहीं हो सकता मैं मना करूँगा। कोई इसका बुरा भला माने, मैं इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मीडिया से ज़्यादातर दूरी बना करके रखते हैं या मीडिया के साथ में थोड़ा सा ठीक है मामला? मीडिया, आप आए हो, आपसे मैंने सब बात की है, दूसरे लोग आते हैं उनसे बात करता हूं। जोड़ता हूँ, आप तुरंत जुड़ जाते हैं, अपनी बातें सामने रख देते हैं। मीडिया के बिना हम कैसे हमारी बात पहुंचा पाएंगे? मीडिया तो चौथा स्तंभ है। और मीडिया अगर
सरकार की नीतियों को, हमारे जो विचार हैं उनको, हमने जो काम किया है उनको कहाँ तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, मीडिया के बिना संभव ही नहीं है। तो मीडिया से संपर्क में रहना और मीडिया का जो है साथ लेना, ये हर पॉलिटिशियन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत ज़रूर, उसके बिना तो हम चल नहीं सकते, मीडिया के बिना तो, इसलिए मीडिया से दूर रहने का तो सवाल ही नहीं है। चलिए, और अब जाते जाते मैं भी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए आने वाले दिनों में कुछ और काम होने वाले हैं। जैसे सर ने कहा ईआरसीपी को लेकर के, पाचना को लेकर के बहुत जल्दी आप लोगों के पास में खुशखबरी आने वाली है। नगर परिषद की सड़कों को लेकर के बिल्कुल विधायक महोदय चिंतित हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। दूसरी बात यह है, कानून व्यवस्था को लेकर के उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों के साथ में सर बैठक जरूर करेंगे, उनसे बात जरूर करेंगे कि भाई चोरी है, वाहन चोरी है, या जिस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं उन पर कितनी जल्दी हम काबू पा सकें, और आखिर अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है, लोगों में जो इस्तकबाल पुलिस का बनना चाहिए, कानून का बनना चाहिए, वो क्यों नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दे कभी खत्म नहीं होते। राजनीति रहेंगी, समाज रहेगा, तब तक अपराध भी रहेंगे, मुद्दे भी रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि हम जितना हो सके लोगों का काम करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, शहर को आबाद बनाएं, शहर को खुशहाल बनाएं। ये सबका परिणाम रहता है, सभी का उद्देश्य रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में कितनी सूरत बदलेगी इस शहर की, ये देखना ज़रूर होगा। क्यों कि चुनाव की विसात पर बहुत सारी चीज़ें कसौटी पर खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। 2023 में जब राजस्थान सरकार के सामने चुनौतियाँ आएंगी और चुनाव के मैदान पर उतरेंगी, तो कहीं ना कहीं इन सब का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी तैयार होगा और जनता को फैसला करना होगा कि क्या सरकार रिपीट होती है या सरकार या जनता अपना फैसला फिर से बदलती है। रामकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और समय समय पर आपसे और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। क्या कहना चाहोगे जनता को? नहीं, मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि अभी जो सरकार ने काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, और हमारे गंगापुर के लिए तो एक तरीके से मिसाल है वो। और मेरा अब बिल्कुल एकमात्र फोकस जो है वो केवल और केवल पानी पर है, क्योंकि पानी गंगापुर की सबसे बड़ी अगर कोई मांग है, सबसे बड़ी अगर कोई ज़रूरत है तो वो पीने का पानी है। क्योंकि पीने के पानी के बिना गंगापुर का विकास रुका हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया आज भी सूना पड़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज में काम नहीं हो रहा है, और भी जो इंस्टीट्यूशन है और भी बड़ी संस्थाएं कोई आना चाहती है, पानी की वजह से वो किल्लत को देखते हुए नहीं आती। इसलिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कैसे हो सकती है, पांचना में हम क्या कर सकते हैं। पांचना चंबल पांचना जगर लिफ्ट का जो काम है वो हमने उसमें डाला हुआ है, उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। और SPML का और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी बहुत जल्दी इसमें सरकार से निर्णय कराएंगे, बड़ी राशि सैंक्शन कराएंगे, और गंगापुर को स्थायी रूप से, मुझे इस बात की तो बेहद खुशी ये है कि ये जो सोर्स है ये ऐसा सोर्स है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। चंबल में इंटेक वेल जो बना है बिल्कुल बीचों बीच चंबल में बना है, इसलिए इंटेक वेल केवल कमी ये रह रही है कि ये पूरा नहीं हो रहा है। जिस दिन भी पूरा हो जाएगा, सैकड़ों साल तक गंगापुर को पीने की पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मेरा प्रयास ये है, ये मिशन लेकर के चल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो और गंगापुर में पानी की उपलब्धता बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत रहे ही नहीं है। ये मेरा प्रयास है और जल्दी इसको पूरा कराऊंगा। तो फिलहाल फोकस इसी पर है कि पानी जिंदगानी है, और उसी पर फोकस है विधायक रामकेश मीणा का। आने वाले दिनों में क्या सूरत बदलती है ये देखना पड़ेगा, और आप सब स्टार जरूर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और आपकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि साहब रामकेश जी से मुलाकात करवाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और कई बार ये होता है, पर्दे के पीछे किरदार कुछ और होते हैं और पर्दे के बाहर सामने किरदार कुछ और होते हैं। आप कभी भी आकर के मिलिए, अपनी बात को ढंग से रखिए। बस स्पष्टवादिता किसी किसी व्यक्ति की प्रकृति में होती है, अगर काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो मना कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और न्यूज़ 7 राजस्थान पर अगले शनिवार फिर किसी चर्चित व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।